हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामा क्रश। आज मैं आपके साथ डोंट लीव आफ्टर स्कूल के एपिसोड 8 की हिंदी एक्सप्लेनेशन साथ लाई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर शेंजिंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा सपना आता है जिसमें उसके टॉयज़ टूट रहे होते हैं। तो वो जैसे ही एकदम से ट्यान ट्यान उसे उठाती है तो वो उसके कॉलर्स पकड़ लेती है। त्यान त्यान काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। कुछ बोलने से पहले फांगशु अंदर आ जाती है। बोलती है कि आज मेडिकल चेकअप है। मेडिकल चेकअप के लिए उन्हें कुछ फॉर्म भरने होते हैं। मेडिकल चेकअप का नाम सुन के शेनजिंग को बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा होता है। तो यहाँ पे उसे मेडिकल चेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। शेनजिंग तो टेंशन में होती है पर बाकी रूममेट्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रही होती हैं। अब यहाँ पर इनका मेडिकल चेकअप हो रहा होता है तो कुछ लड़के बाहर भागते हुए आ रहे होते हैं। बोलते हैं जल्दी भागो, वहाँ तो वेलई का चेकअप हो रहा है। तो यहाँ पे फांगशु की सारी दोस्त बोल रही होती हैं कि क्या हो गया, वेलई तो फिट एंड फाइन है। फांगशु बोलती है कहाँ, वो पतला सा तो है। तो यहाँ पे ये जब ये बात कर रहे होते हैं तभी नर्स के शोर मचाने की आवाज़ आती है। वहाँ पे जो उनकी मेडिकल रूम वाली टीचर थी वो शेनजिंग पे ऊपर चढ़ रही होती हैं। बोलती है तुम ये क्या कर रही हो, मुझे अपना दूसरा हाथ दिखाओ, मुझे तुम्हारी नर्व्स को चेक करना है, ब्लड लेना है। तो शेनजिंग यहाँ पर अड़कर बैठी होती है कि वो दूसरा वाला हाथ नहीं दिखाएगी। तो यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें आर्म चेंज करने में क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से अपना हाथ दिखाओ। पीछे खड़ी लड़कियाँ बोल रही होती हैं इस लड़की के ड्रामे क्यों नहीं ख़त्म हो रहे, हमारी तो बारी आ ही नहीं रही है। अब फांगशु यहाँ पर इसको बचाने के लिए आ जाती है। बोलती है कि आपको प्रिंसिपल बुला रही हैं। यहाँ पे वो खुद बैठ जाती है और बाहर भेज देती है शेनजिंग को। बोलती है कि मेरा ब्लड जल्दी से ले लो। तो यहाँ पे वो लड़कियाँ बोल रही होती हैं कि अब इसने तो लाइन काट के ही घुस गई सीधा। अब यहाँ पर शेनजिंग अपनी स्लीव्स को नीचे करते हुए जल्दी से गुस्से में बाहर निकल रही होती है। तो यहाँ पे गूशेंग देख लेता है कि शेनजिंग गुस्से में नाराज़ होकर बाहर जा रही है। गूशेंग शेनजिंग के पीछे पीछे आ जाता है। बोलता है कि क्या हुआ। तो यहाँ पे वो बोलती है मुझे मेडिकल चेकअप बिल्कुल नहीं पसंद, बस बात इतनी सी है। गूशेंग बोलता है कोई नहीं, मैं तुम्हें पास वाले हॉस्पिटल में ले जाऊँगा, वहाँ पर चेकअप कर लेंगे। तो यहाँ पे शेनजिंग बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इतने प्यार से बात करता हूँ पर तुम इतनी मीन हो कि मतलब मेरे जवाब ही नहीं देती हो। तो यहाँ पे शेनजिंग बोलती है फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो। गूशेंग बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा मतलबी बन रही हो। अब यहाँ पर तिंगतान बोल रही होती है कि क्या हुआ, शेनजिंग को वो एग्जामिनेशन क्यों नहीं करवा रही अपनी। तो यहाँ पे फांगशु बोलती है कुछ होगा उसको प्रॉब्लम एग्जामिनेशन से, उसे नहीं पसंद, उसे बताना होगा तो हमें आकर बता देगी, छोड़ो अब हम चलते हैं। यहाँ पे फांगशु जा रही होती है तो देखती है कि गूशेंग बाहर खड़ा है। अब यहाँ पर फांगशु गूशेंग से मिलने आ जाती है। बोलती है कि ये तुम शेनजिंग की वजह से इतने दुखी हो ना। गूशेंग कहता है हाँ सही कह रही हो। तो यहाँ पे ये बोलती है कि देखो जो भी तुम्हारे बीच में आपस में बात है तुम जाके उससे पहले बोल दो, जो भी बात है तुम पहले बोल दो, वैसे है क्या बात। तो यहाँ पे गूशेंग बोलता है बहुत लंबी कहानी है, कभी तुम्हें सही टाइम आने पर बताऊँगा। तो फांगशु उसे एडवाइस देकर चली जाती है। अब यहाँ पे दिखाते हैं कि गूशेंग और शेनजिंग की बारी है स्कूल में झाड़ू मारने की। तो गूशेंग शेनजिंग से बात कर रहा होता है कि देखो कितनी गर्मी हो रही है, इतना सेल्सियस टेम्परेचर होगा और यहाँ पे स्कूल में हमसे क्यों सफाई कराते हैं। शेनजिंग एकदम से मुड़कर बोलती है कि बस एक बार ही तो है हफ्ते में। तो अब यहाँ पर ऊपर से ना कुछ कांच गिर रहा होता है, कुछ विंडो कवर होता है। तो यहाँ पे गूशेंग देख लेता है। शेनजिंग नीचे ही खड़ी होती है, वो शेनजिंग को एकदम से धक्का दे देता है। शेनजिंग ज़मीन पर गिर जाती है। गूशेंग भी गिर जाता है। शेनजिंग मुड़कर देखती है तो कांच के टुकड़े गूशेंग के हाथ में ही घुसे होते हैं। उसके हाथ से खून बह रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे शेनजिंग को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसके बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई थी। अब यहाँ पर ये गूशेंग को इन्फर्मेरी में ले आती है, मतलब मेडिकल रूम में ले आती है। तो यहाँ पे उनको उनकी मेडिकल टीचर ही सही से लगा रही होती है और बाहर निकाल रही होती है कांच को। तो यहाँ पे वो चिल्ला रहा होता है और दर्द हो रहा होता है उसको। तो यहाँ पे शेनजिंग बोलती है कि वो उसे डिसइंफेक्ट कर रही है, इतना क्यों डर रहा है डरपोक। तो यहाँ पे वो टीचर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। बोलती हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, एक नेचुरल रिएक्शन है, उसके कितना दर्द हो रहा होगा। तो यहाँ पे अब टीचर बोलती है ये फालतू बातें छोड़ो, अब इसका हाथ टाइट पकड़ के रखो। शेनजिंग मुंह देख रही होती है टीचर का। टीचर बोलती है मुझे मत देखो, उसका हाथ पकड़ो जल्दी से। तो यहाँ पे वो एकदम से बहुत टाइट हाथ पकड़ लेती है। गूशेंग चिल्ला पड़ता है। तो यहाँ पे टीचर बोलती है थोड़ा आराम से उसका हाथ पकड़ो, मुझे यहाँ पे काम करना है। टीचर बोलती है कि हमारे पास एक दवाई नहीं है, उस दवाई का नाम लेती हैं और बोलती है कि तुम यहाँ पे रोज़ पट्टी बदलवाने आ जाना।
अब यहाँ पर शेंजिंग गूशेंग के हाथ को ही देख रही होती है बार बार। काम करते टाइम भी उसी के हाथ को देख रही होती है। शायद से उसको बुरा लग रहा होता है कि गूशेंग उसकी वजह से हर्ट हो गया है, तो अब वो उसका थोड़ा ध्यान रख रही है। अब यहाँ पर इनकी क्लास ओवर हो रही होती है। टीचर बोलते हैं कि सैटरडे को इस बार तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो अपना ध्यान रखना कि पेरेंट्स को फ़ोन करके बता देना। तो यहाँ पे फांगशु आराम से दुखी हो रही होती है। तो वेलई बोलता है क्या हुआ? वो बोलती है कुछ नहीं। बोलती है त्यान त्यान तुम किसको बुलाओगी? त्यान त्यान बोलती है मेरे पापा ही आएंगे। यहाँ पे फांगशु बोलती है काश मेरे ग्रैंडफादर आ जाएँ। तो वेलई फांगशु को ही देख रहा होता है। अब यहाँ पर फांगशु अपने पापा को कॉल लगाती है। बोलती है पापा क्या इस बार ही ग्रैंडफादर आ सकते हैं मेरी पीटीएम में? तो इसके पापा बोलते हैं फिर से तुम्हें ग्रैंडफादर को, अब उनकी इतनी एज नहीं है जो वो पीटीएम में आए। देखो मैं अभी अपने बिजनेस में काम कर रहा हूँ, तो बाद में फ़ोन करना मुझको, और वैसे तो मैं ही आऊँगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी फेवरेट मछलियाँ भी लेकर आऊँगा। अब यहाँ पर कैंटीन में सब खुशी से खाना खा रहे होते हैं कि पीटीएम है तो हमारी तो छुट्टी मिल गई। पर यहाँ पे वेलई और यहाँ पे गूशेंग को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। एक साथ खा पी रहे होते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा सोच में पड़े होते हैं। गूशेंग बोलता है कि हमारे सीट के अकॉर्डिंग ही पेरेंट्स को बिठाएंगे। तो वहाँ पे जो उनके बाकी दोस्त होते हैं बोलते हैं नहीं नहीं रैंडमली भी बैठ जाओ, उसमें क्या है। तो यहाँ पे गूशेंग काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में पड़ रहा होता है। अब यहाँ पर वेलई अपनी आंट को कॉल करता है। बोलता है कि आंट आप प्लीज़ मिस्टर यिन को बता दोगे कि आप दोनों नहीं आ सकते। तो आंट बोलती है देखो बेटा मैं फ्री हूँ, मैं आ जाऊँगी कल। तो वेलई बोलता है ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट सीन में सैटरडे आ जाता है जहाँ पर पीटीएम हो रही होती है। फांगशु को काम मिल रहे होते हैं कि तुम ये सब करो। ली दिलाए को बोलते हैं कि तुम यहाँ पे सबको गुड मॉर्निंग और ग्रीटिंग वगैरह करना जितने भी पेरेंट आएंगे। तो यहाँ पे ली दिलाए को सबसे पहले गूशेंग की मम्मी आकर मिलती हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं आपका बच्चा जहाँ भी बैठता है ज़रूरी नहीं है वहीं बैठना है, कहीं भी बैठ जाइए। तो शेंजिंग और गूशेंग की मम्मी कोइंसिडेंट से एक साथ ही बैठ जाते हैं। उनका कुछ मकसद नहीं होता और अब यहाँ पे उनको रिपोर्ट कार्ड मिल रहे होते हैं। तो रिपोर्ट कार्ड में 230 मार्क्स आते हैं गूशेंग के। तो वो बोलती हैं वाओ 230। तो यहाँ पे वो बोलती है कि ये मेरे लड़के का टोटल स्कोर है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि कोई बात नहीं, आपके लड़के का स्कोर मैटर नहीं करता। आजकल तो जो पिलम्बर वगैरह लोग भी होते हैं वो ज़्यादा कमा लेते हैं ग्रेजुएट से। तो यहाँ पे गूशेंग की मम्मी उस लड़की को, औरत को इग्नोर कर रही होती है, बहुत बुरा वाला। इसके बाद दिखाते हैं कि एक आदमी अब स्कूल में घुस रहा है। वहाँ पे गार्ड उसे रोक देते हैं, बोलते हैं तुम्हारा क्या बिज़नेस है? यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं फांगशु का फादर हूँ, जो कि सीनियर 4 क्लास 1 की लड़की है। तो यहाँ पे बोलते हैं थैली में क्या है? वो दिखाते हैं कि मछली है, मछली से बदबू आ रही होती है। तो वो बोलते हैं ये मछली अंदर तो नहीं जाएगी, इसे बाहर फेंक के आओ या रख के आओ। तो यहाँ पे वेलई की मम्मी आ जाती है या आंट आ जाती हैं, बोलती है कोई बात नहीं, मेरी कार की डिग्गी में आप रख दो, जाते टाइम ले लेना वापस। कोई नहीं, उनको ले जाने दो। यहाँ पे गार्ड बोलते हैं ठीक है आप अपना देख लीजिए। तो यहाँ पे वो अपनी डिग्गी खोल देती है और उसमें ही वो मछली रख देते हैं। फांगशु अब यहाँ पे अपने पापा का वेट कर रही होती हैं। देखती है कि वो वेलई की मम्मी और उसके पापा एक साथ आ रहे हैं। बोलती है कि आप दोनों एक साथ क्यों आ रहे हो? तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि हम तो बाय चांस मिल गए थे। अच्छा ये वेलई की मम्मी है जिनके इतने अच्छा स्कोर आता है जिसके लड़के का, वाओ। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो बेटा? तो यहाँ पर उनको फांगशु कुछ भी नहीं बोल पाती। वेलई की मम्मी बोलती है हम थोड़े दिनों पहले मिले थे, वेलई ने ही मुझे फांगशु के बारे में बताया था। तो यहाँ पे वेलई की मम्मी अब कहती है ठीक है मैं क्लास में जा रही हूँ। अब यहाँ पे फांगशु अपने पापा से बोलती है कि पापा आपने इतनी गर्मी में इतना बड़ा कोट क्यों पहन रखा है? उसके पापा बोलते हैं पहली बार तुम्हारे टीचर से मिल रहा हूँ। फांगशु बोलती है कोई इंटरव्यू या टीवी शो नहीं है जो इतना सज धज कर आए हो। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि अपीयरेंस मैटर करती है। ये कहकर एकदम से उसकी बात नहीं सुनते और क्लास में चले जाते हैं। अब यहाँ पर इनकी पीटीएम स्टार्ट हो चुकी होती है। यहाँ पे इन दोनों की मम्मियाँ बैठी होती हैं, गूशेंग और शेंजिंग की। शेंजिंग की मम्मी एक नोटबुक बाहर निकालती है जिसमें नंबर 1 हाई स्कूल लिखा होता है। गूशेंग की मम्मी बोलती है कि आपके पास नंबर 1 हाई स्कूल की नोटबुक? तो ये कहती है कि ये तो मेरी बेटी की है जो पिछले साल उस स्कूल में पढ़ती थी। कहती है क्या हुआ, कुछ आपको वो दिक्कत है? तो यहाँ पर वो बोलती है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू रखिए। तो अब यहाँ पर सर लेक्चर दे रहे होते हैं पर फांगशु के पापा खुद में ही बोल रहे होते हैं कि सही है ये वो सो, तो बीच में बोल रहे होते हैं। अब यहाँ पे उनको अच्छा सा लेक्चर दे रहे होते हैं उनके क्लास टीचर। बोलते हैं कि रिज़ल्ट वगैरह के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फांगशु के पापा ही सबसे ज़्यादा बोल रहे होते हैं, सब लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं।
अब फांगशु सुन लेती है कि पीटीएम में उसके पापा ने वहाँ पर क्या बवाल मचा रखा है। उसके पापा ही पूरी पीटीएम में बोलते जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और बेड पे मुंह के बल लेट जाती है। अब यहाँ पे उसकी रूममेट उसको उठा रही होती है कि उठो उठो, आज तो तुम्हें बाहर जाना है, जल्दी उठो उठो। तो यहाँ पे वो उसे उठा रही होती है और शेनजिंग बोलती है ठीक है यार, चलो फांगशु चलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मुझे मेडिकल शॉप पे भी जाना है। तो यहाँ पे वो एक साथ बाहर चले जाते हैं। अब शायद इन दोनों रूममेट्स ने उन दोनों के लिए कुछ सरप्राइज सा तैयार करके रखा था और ये यहाँ पे यस कह रही होती हैं। अब यहाँ पर फांगशु अपने लिए कुछ सैनिटरी पैड वगैरह देख रही होती है या फिर कुछ उसी टाइप का देख रही होती है। तो यहाँ पर वो जब देख रही होती है तो देखती है कि यहाँ पर वेलई भी आ रखा है। उसने एक पैकेट उठाया हुआ होता है तो वो उसे एकदम से रख देती है, मतलब बोलती है कि ये तो मैंने त्यान तिंग के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पे वेलई भी कुछ अंडरगारमेंट लेके खड़ा हुआ था। तो ये बोलती है कि तुम यहाँ पे सुपरमार्केट में आए हुए हो, क्यों आए हो यहाँ पर सुपरमार्केट में? तो वो बोलता है मुझे कुछ लेना था। तो यहाँ पे वो बोलता है कि ये तो मैं गुशैंग के लिए ले रहा हूँ। तो ये बोलती है ओ, मैं इसकी बिलिंग करा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये अब अपने लिए ही सामान ले रहे होते हैं पर अपने दोस्तों का नाम लगा देते हैं। अब यहाँ पर शेनजिंग अलग कॉर्नर में कुछ दवाइयाँ देख रही होती है। वो गुशैंग के लिए दवाई देख रही होती है तो वहीं पे एक औरत से पूछती है, जो वहाँ पे एक डॉक्टर टाइप होती है, उससे पूछती है। तो बोलती है हाँ हाँ, ये अच्छा ऑइंटमेंट है, इसी को ले जाओ। तो अब उसको पीछे से एक लड़की मिलती है और शायद यहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ आपस में एक दूसरे को जानती है। उस लड़की का नाम जांग निंग होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अब यहाँ पे फांगशु और वेलई एक साथ बस में ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। तो वेलई बोलता है कि तुम्हें तो अभी क्लास में होना चाहिए था सर की हेल्प करते हुए। तो यहाँ पे फांगशु बोलती है नहीं, मैं नाराज़ हूँ अपने पापा की वजह से। पापा बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे थे मिस्टर यिन की क्लास में। अब वेलई फांगशु को बोलता है अगर तुम्हारे ऐसा पापा होता जो साल में एक बारी भी ना हंसता, तब तुम्हें पता लगता कि तुम्हारे पापा कितने ज़्यादा कूल और इतने ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे ये लड़की बोलती है कि क्या तुम्हारे पापा इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं? तो वेलई कहता है हाँ, जिनके साथ हम प्यार करते हैं कभी कभी उनके साथ स्ट्रिक्ट भी रह सकते हैं, और स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है जिनके साथ हम प्यार करते हैं। अब वेलई कहता है मुझे तो लगता है तुम्हारे पापा अच्छे ही होंगे, वरना तुम ऐसी थोड़ी होती। तो ये बोलती है कि कैसी क्या नहीं होती। तो यहाँ पे वेलई शांत हो जाता है, उसको शर्म आ रही होती है। तो ये बोलती है बोलो ना, मेरी तारीफ़ करने से मत शर्माया करो, स्वीट बोल रहे हो ना। तो यहाँ पे वेलई को हंसी आ रही होती है। ये बोलती है कि यार तुम मेरी तारीफ़ कर दिया करो, ऐसे बिल्कुल भी शर्माया मत करो, मेरे को तारीफ़ें पसंद है अपनी। अब यहाँ पर शेनजिंग को जिससे मिलना होता है वो लड़की उसकी पुरानी क्लास की मॉनिटर होती है। वो यहाँ पे शेनजिंग को आके सॉरी बोलती है कि सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ है। शेनजिंग बोलती है क्यों, तुम अपने आप से ये सब क्यों बोलवा रही हो? तो यहाँ पे ये बोलती है अगर मैं उनकी कंप्लेंट कर देती कि वो तुम्हें चिढ़ाते हैं तुम्हारे स्कार की वजह से, तुम्हारे हाथ के हुए निशान की वजह से, तो मुझे कंप्लेंट करनी चाहिए थी पर मैंने नहीं करी, मेरे को माफ़ कर दो। अब यहाँ पर पता लगता है कि शेनजिंग ने पुराना स्कूल इसलिए छोड़ा था क्योंकि कई बच्चे वहाँ पर उसको हाथ पे बने हुए बड़े से निशान की वजह से बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। तो यहाँ पे अब उसकी क्लासमेट बोलती है कि शेनजिंग, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी जो किसी और तुम्हें नहीं पता है, सबको पता है पर तुम्हें ही नहीं पता। गुशेंग तुम्हारे लिए आया है दूसरे स्कूल में, उसने इस वाले स्कूल से खुद लीव करा है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि उसने एक लड़के को मारपीट कर दी थी क्योंकि वो लड़का तुम्हें बहुत ज़्यादा चिढ़ाता था। तो यहाँ पे तुम्हारे जाने के बाद भी वो लड़का बहुत तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलता था, तो गुशेंग ने उसकी पिटाई कर दी थी। इस वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया था और उसने खुद बोला था कि मुझे स्कूल से निकाल दो, तब जाके वो तुम्हारे पास आया है ताकि वो तुमको बचा सके। अब यहाँ पे इनकी पीटीएम ओवर हो जाती है। गुशेंग की मम्मी अब यहाँ पे शेनजिंग की मम्मी से बात कर रही होती है। बोलती है तुम्हारी लड़की उस वाले स्कूल में पढ़ती थी, नंबर 1 हाई स्कूल में? तो वो बोलती है हाँ, स्कूल तो बहुत अच्छा था पर वहाँ के बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो मेरी बेटी को चिढ़ाते थे उसके हैंड के स्कार के लिए, उसके लिए ही चिढ़ाते थे, बहुत गंदा एटमॉस्फेयर था वहाँ का। तो यहाँ पे ये बोलती है कि तुम्हारी लड़की उस क्लास 1 में थी? तो ये बोलती है हाँ, मेरी लड़की क्लास 1 में थी। तो यहाँ पे अब गुशेंग की मम्मी को समझ आ जाता है कि ये लड़की कौन है। अब यहाँ पे गुशेंग की मम्मी बोलती है अरे वाह, आपकी लड़की को धन्यवाद कर देना, उसके वजह से ही मेरा लड़का इस स्कूल में आया है और री एनरोल स्टूडेंट बना हुआ है।
तुम पे ही गई होगी वो लड़की। इतना सज धज कर आई हो जैसे कोई बार या क्लब में लड़के पटाने आई हुई हो तुम्हारी लड़की भी ऐसे ही लड़कों को घुमाती होगी। मेरे बेचारे गुशेंग को फंसा दिया। तुम्हारी लड़की की वजह से ही ये सब हुआ है। तो यहाँ पर शेंजिंग की मम्मी बोलती है, अपनी ज़बान को संभाल कर बात करो। तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसे कैसे बात कर रही हो? तुम्हारे बेटा मेरी बेटी का क्या लेना देना है? तो यहाँ पे फांगशु और वेलई के मम्मी पापा देख रहे होते हैं कि ये दोनों क्या लड़ रही हैं और कैसे एक दूसरे को जानती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों लड़ रही होती हैं और हाथापाई तक में उतर जाती हैं। अब यहाँ पर शेंजिंग की मम्मी शेंजिंग के लिए वेट कर रही होती हैं कि कब वो उससे मिल पाए। तो यहाँ पे शेंजिंग उनसे मिलने आ जाती है। यहाँ पे वो शेंजिंग से बात कर रही होती हैं कि बोलती है शेंजिंग कि ये क्या आपने गले पे खरोंचे मार रखी है? तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, वो मैं गेट से आते टाइम थोड़ा सा गिर गई थी, खुद को संभाल नहीं पाई और नेल्स वगैरह लग गए। इस बात को छोड़ो, मैं तो तुमसे मिलने आई थी। तुम कैसी हो बेटा? ऐसे करके वो पूछने लग जाती हैं। तो यहाँ पे वो बात करने से कतरा रही होती है। मतलब यहाँ पे इस लड़की का इसकी मम्मी के साथ बिल्कुल भी अच्छा रिलेशन नहीं था। ये लड़की थोड़ी मम्मी के साथ रूड ही बात कर रही थी। ये बोलती है कि मुझे तो जाना है। यहाँ पे उसकी मम्मी बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट बन भी लाई हूँ, तुम इसको खा लेना। शेंजिंग की मम्मी बोलती है कि पुरानी बातों को जाने दो और मन लगाकर पढ़ो। मैंने वो जीवन देखा है जिसमें लोग कैसे अनपढ़ लोगों की बेइज्जती हुई जाती है। शायद से इसकी मम्मी पहले अनपढ़ टाइप भी थी, इसलिए उन्हें पता है कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर शेंजिंग अपनी मम्मी को बिना बाय कहे यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर ली गुलाय बता रहा होता है कि शेंजिंग और गुशेंग की मम्मी तो आपस में एक दूसरे को जानती थी। क्या मस्त सीन हुआ पीटीएम में, इतना एंटरटेनिंग। दोनों लड़ रही थी। पता है लड़ाई किस बात में हो रही थी? तो यहाँ पे ये बात वो फैला रहा होता है और अपनी दोस्त को बता रहा होता है कि ये पुराने स्कूल में से जाते थे, कुंग-फू मूवी जैसी चल रही थी इन दोनों की मम्मियों की। तो मजाक उड़ा रहे होते हैं। शेंजिंग देख रही होती है कि इन्हें भी बात पता लग गई। अब यहाँ पे तभी गुशेंग आ जाता है और ली दिलाय का भी कॉलर पकड़ लेता है। बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? अब वो यहाँ पे देखता है कि ये भाग रही है लड़की वहाँ से। तो अब ये भी देख उसके पीछे पीछे आने लग जाता है। ली दिलाय डर जाता है। अब यहाँ पर शेंजिंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। वो ऑलमोस्ट रोने को ही होती है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि देखो, ली दिलाई की बातों को सीरियसली बिल्कुल भी मत लो। वो बहुत ज़्यादा मतलबी लड़का है, ये बात तो तुम्हें पता ही है। अब यहाँ पे वो उसकी बातों को नहीं सुनती और बोलती है, तुम्हें इसलिए बाहर निकाला था ना क्योंकि तुमने ली शू नाम के लड़के को पीटा था मेरी वजह से। तो यहाँ पे ये बोलता है, ये बात तुम्हें किसने बताई? क्या इस स्कूल में उस स्कूल के और भी बच्चे हैं? तो यहाँ पे लड़की बोलती है कि मैं आज जांग निंग से मिली थी। तो ये बोलता है, मुझे पता था उस लड़की का इतना बड़ा मुँह है, वो ज़रूर ये बात बताएगी। अब यहाँ पे गुशेंग बोलता है, छोड़ो उस लड़के की बात, वो तो बहुत बुरा था, तुम्हें नहीं पता उस पागल के बारे में। छोड़ो इस बात को। अब देखो मैं यहाँ स्कूल में आके कितना ज़्यादा जेंटल और कितना ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ, अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ। तुमने तो देखा ही होगा। तो शेंजिंग बोलती है, यहाँ पर उस पर चिल्ला पड़ती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी? तुम्हें क्या शौक़ है अपने आप को गलत दिखाने का? यहाँ पर मैं तुम्हें इतने टाइम से हेट करने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर गुशेंग को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, क्योंकि ये पहली बार था कि शेंजिंग उससे आज बात कर रही थी। तो यहाँ पे वो बोलता है, नहीं मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, मुझे लगा तुम उन पुरानी बातों को याद करके अपसेट हो जाओगी, तुम्हें वो दिन अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैंने वो वाली बात कभी याद ही नहीं दिलाई। और मेरे को लगा क्योंकि हम इस क्लास में हैं तो तुम मुझे समझ जाओगी कि मैं सही लड़का हूँ। अब यहाँ पर शेंजिंग बोलती है कि सब मेरे को स्कार के लिए चिढ़ाते थे, पर तुम्हें पता है कि मेरे को ये स्कार कैसे मिला? तो ये बोलता है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। तो ये बोलती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, और ये अपना स्कार दिखाती है जो कि इसके हाथ पर ही होता है, इसलिए ये मेडिकल रूम में अपना हाथ नहीं दिखा रही थी। तो यहाँ पे वो बताती है कि छोटे में जब मैं कुछ 13 साल की थी तब मम्मी डांस क्लास के लिए गई थी। मेरे पापा और मैं ही घर पे थे। वहाँ पे कुछ गैस जल रही थी और उस गैस में बर्न हो गया मेरा हाथ। हमारा घर पूरा ही जल रहा था। मेरे पापा कोशिश कर रहे थे दरवाज़ा तोड़ने के लिए और मेरे को लाने के लिए। मेरे पापा अंदर घुस के मेरे को उठा के बाहर ले तो आए, मेरे को बस उतने ही पापा की इमेज याद है। पर उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल के बेड पर उठी और तब से लेकर आज तक मैंने अपने पापा को तब से बिल्कुल भी नहीं देखा। उनकी जान मेरी वजह से ही चली गई है। यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। उसको हर बार अपना स्कार देख के अपने पापा की मौत की याद आ रही होती है और उसे हर बार ये लगता है कि मेरी वजह से ही मेरे पापा की मौत हुई है।
अब यहाँ से गूशेंग से बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा होता कि शेंजिंग उसके सामने ही रो रही है। वो बोलता है कि तुम्हारे पापा, तुम्हारे मम्मी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि तुम ऐसे रो और अपने आप को उस मौत की ज़िम्मेदारी ऐसे ज़िम्मेदार ठहराओ। तुम्हारे लिए बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गलत है, तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे वो कहता है फिर भी अगर तुम्हें अभी दुख है और रोना आ रहा है तो मेरा कंधा यहीं पर है। तो अब यहाँ पे शेंजिंग उसके कंधे पर ही रोने लग जाती है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि फांगशु और उसकी बाकी 2 रूममेट्स कमरे में आती हैं तो कमरा इतना ज़्यादा साफ़ होता है कि ये सारे डर जाते हैं कि क्या हो गया। फांगशु को समझ आ जाता है कि उसके पापा ने ही ये पूरा कमरा ठीक करा होगा। उनके पापा ने अब यहाँ पर एक अच्छा सा नोट छोड़ा होता है। लिखा होता है कि फांगशु तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो और लव यू करके लिखा होता है फ्रॉम डैड। यहाँ पे उसे पढ़ के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको अपने डैड काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर फांगशु और उसकी दोस्त तांग तियांग एक साथ नहाने वगैरह जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो बोलती है कि तुम आज ये कहाँ है ये दोनों शेंजिंग और गूशेंग। तो वो बोलती है उनको तो उनकी बात ही मत करो। अब यहाँ पे तिंगतियान बोलती है कि तुम वेलई के साथ थी ना आफ्टरनून में। तो यहाँ पे बोलती है क्या है तुम हमारा ही पीछा करते रहते हो क्या पूरे टाइम। ये बोलती है कि यार हम बस एक सुपरमार्केट में ही मिले थे। तो तिंगतियान बोल रही होती है हाँ हाँ तुम तो हो ही इतने ज़्यादा अटैच्ड जो मिल ही जाते हो। यहीं पे हमारे डोंट लीव आफ्टर स्कूल के एपिसोड 8 की हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।